Welcome to Software Developers channel. In this video, we will discuss about what is data science. Data science क्या होता है? Data science स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए. डेटा साइंस करने के बाद आप किस किस जॉब फील्ड में जा सकते हैं. और अगर आपको मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उनके कोड चाहिए तो सिंपली आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, देन आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके. अगर आपको किसी और न्यू टॉपिक पर पीपीटी चाहिए या फिर कोड चाहिए तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आज हम कौन कौन से सब पॉइंट को कवर करेंगे. तो सबसे पहले समझेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है. व्हाट इज डेटा साइंस. डेटा साइंस के स्टेप्स क्या होते हैं और टूल्स और लाइब्रेरीज क्या यूज्ड होती हैं. डेटा साइंस में बहुत सारी टूल्स एंड लाइब्रेरीज यूज होती हैं, बट कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो करके दिखाऊंगी जिससे कि आइडिया लग जाए आपको. नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं, राइट. तो मशीन लर्निंग पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ. इसमें थोड़ा ओवरव्यू में दे दूंगी, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी. अगर आपको फुल कंप्लीट एल्गोरिथम्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. ओके, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डेटा साइंस इज अ बूमिंग फील्ड. तो आप आजकल देख सकते हैं कि डेटा साइंस जो है आजकल बहुत ही ज्यादा बूमिंग फील्ड में जा रहा है. ये क्यों जा रहा है? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है वो डिस्कस करेंगे आगे अच्छे से. सो व्हाई यू शुड ज्वाइन एज अ डेटा साइंस. आपको एज अ डेटा साइंस क्यों ज्वाइन करना चाहिए. सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ जॉब्स इन डेटा साइंस. डेटा साइंस में किस किस टाइप्स की जॉब्स होती हैं. ओके. नेक्स्ट इज एवरेज सैलरी पैकेज. तो एवरेज सैलरी पैकेज इंडिया में कितना है, अगर आप यूएस में जॉब करने का सोच रहे हैं तो यूएस में कितना है. ओके. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स इन डेटा साइंस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो आपको मैं लास्ट में टिप्स दूंगी जो कि आपके लिए आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे. ओके, अगर हेल्पफुल होते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोजेक्ट इन डेटा साइंस. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट. क्योंकि थ्योरेटिकल आपको इंटरव्यू में आपके क्या होते हैं, राउंड्स होते हैं. तो अगर आप थ्योरेटिकल राउंड्स क्लियर कर लेते हैं और अगर आप प्रैक्टिकल में फंस जाते हैं तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू. ओके. सो प्रोजेक्ट्स क्या है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वो प्रोजेक्ट देख सकते हैं, वो प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके. तो सिंपली आपको मेल मुझे सेंड करना होगा. सबसे पहला पॉइंट आता है डेटा साइंस क्या होता है. ठीक है, तो डेटा साइंस यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिख रहे होंगे. फर्स्ट इज डेटा, नेक्स्ट इज डेटा साइंस. तो वर्डिंग वाइज समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है. ओके. सो डेटा बेसिकली क्या होता है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं उससे वो क्या है, बेसिकली एक फॉर्म है डेटा का. सुबह से लेकर शाम तक हम डेटा से घिरे हुए हैं. अगर आपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन ओपन की, अगर आपने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब में आपने कोई भी वीडियो सर्च की, एनी वीडियो आपने सर्च की, उस वीडियो को आपने लाइक किया, उस वीडियो को आपने डिसलाइक किया, उस वीडियो पे आपने कमेंट किया, या फिर उस वीडियो को आपने ओपन किया और ओपन करते ही क्लोज कर दिया, या फिर आपने उस वीडियो को और भी ज्यादा देखा, कंप्लीट देखा. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बेसिकली एक डेटा है. तो यूट्यूब क्या करेगा इसका, ये जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी आप फुटप्रिंट जो है वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पर छोड़ते हैं, ये क्या करता है, वो साइट के यूट्यूब क्या करेगा, आपके ये डेटा को सेव करेगा और वो ये डेटा शेयर करेगा या एनालाइज करेगा कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को या फिर इस पर्टिकुलर यूजर को इस चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं, इस चैनल की वीडियोस वो ज्यादा देखना प्रेफर कर रहा है. तो YouTube क्या करेगा, आपको इससे अगर आप उस एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं एंड उस एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करते हैं तो YouTube क्या करेगा, उस चैनल से रिलेटेड आपको वीडियो शो करनी स्टार्ट कर देगा. तो इससे चांसेस क्या हो जाएंगे, इससे चांसेस ये होंगे कि आप उस चैनल की वीडियो जब आप देख रहे हैं पहले से तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप अगर यूट्यूब आपको उसी चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो दिखाता है तो आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे और उसको देखना प्रेफर करेंगे. अब इससे यूट्यूब को क्या बेनिफिट होगा, आप देखते हैं कि यूट्यूब पे क्या होता है, एड शो होते हैं, राइट. तो इससे क्या होगा, यूट्यूब जो है
यूट्यूब की पॉपुलैरिटी या फिर यूट्यूब का जो डेटा है वो आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए यूज करेगा। तो बेसिकली क्या है, यूट्यूब क्या कर रहा है, आपके डेटा के हिसाब से या फिर डेटा के अकॉर्डिंग आपको वीडियो शो कर रहा है, राइट। और भी एग्जांपल समझेंगे। बेसिकली डेटा क्या होता है, डेटा होता है सुबह से लेकर शाम तक आप डेटा से घिरे हुए हैं। तो जो भी आप एक्टिविटीज विद द हेल्प इंटरनेट के थ्रू आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो क्या है, बेसिकली एक डेटा है, ठीक है। आपने गूगल ओपन किया, आपने यूट्यूब ओपन किया, आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन की, तो वो क्या है, वो जो भी एप्लीकेशन है वो आपका डेटा क्या करती है, सेव करती है। उस डेटा को सेव करने से क्या होता है, उस डेटा को वो सेव करती है ताकि वो अपनी बेनिफिट्स के लिए यूज कर सके, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले समझ जाइए डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, ठीक है। अब समझते हैं डेटा साइंस क्या होता है, ठीक है। आई थिंक डेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप समझते हैं डेटा साइंस क्या होता है। तो डेटा साइंस का मतलब ये होता है कि डेटा में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना, डेटा में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना और उस इंफॉर्मेशन पर एक बेस्ट डिसीजन लेना, जिससे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को और या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी को बेनिफिट मिल सके। अगर वो कंपनी या फिर पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस में जा रही है, तो वो अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सके, कैसे अपने आप को वो एक टॉप लेवल पर पहुंचा सके। तो डेटा साइंस का काम क्या होता है, एक डेटा में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना और उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना, जिससे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक कंपनी को बेनिफिट हो सके, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। डेटा साइंस क्या करता है, एक कंपनी को राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। एग्जांपल्स देखते हैं। यूट्यूब का मैंने आपको एग्जांपल शो कर दिया था। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं गूगल का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने गूगल ओपन किया और आपको कुछ परचेज करना है, आपको लैपटॉप परचेज करना है। आपने गूगल पे सर्च किया लैपटॉप, ठीक है। आपने अपनी रेंज डाल दी कि आपको 55,000 या 50,000 का आपको लैपटॉप चाहिए, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आया आपको लैपटॉप। किसी की रैम अच्छी नहीं है, किसी का प्रोसेसर अच्छा नहीं है, या फिर किसी की जो प्राइसिंग है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो क्या हुआ, आपने वो लैपटॉप देखा और आपने परचेज नहीं किया वहां से, ठीक है। तो अब गूगल क्या करेगा, आपका जो डेटा है वो शेयर कर देगा, ठीक है। अब जब भी आप यूट्यूब ओपन करेंगे, आपने यूट्यूब ओपन किया, आपने कोई भी वीडियो ओपन करी, कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको लैपटॉप से रिलेटेड आपको ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपने सपोज फेसबुक ओपन किया, फेसबुक पे क्या होगा, आपको लैपटॉप से रिलेटेड आपको ऐड शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम में भी क्या होगा, आपको फेसबुक से रिलेटेड ऐड शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि गूगल ने आपका जो डेटा है वो शेयर किया कंपनीज को, या फिर वो शेयर किया ऑर्गेनाइजेशंस को। उन्होंने ये बताया कि पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है लैपटॉप खरीदना चाह रहा है, बट इसको अपनी मनपसंद का लैपटॉप नहीं मिला, तो इसने क्या किया, परचेज नहीं किया। लेकिन अगर आप इसको लैपटॉप शो करते रहे, लेकिन आप इसको अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप अगर या फिर प्राइसिंग का लैपटॉप अगर आप इसको दिखाते हैं या फिर इस टाइप की एड दिखाते हैं, तो चांसेस है कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट या पर्टिकुलर यूजर जो है लैपटॉप को खरीद ले। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये राइट कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा साइंस का मतलब क्या होता है, डेटा में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना और उस इंफॉर्मेशन पे राइट डिसीजंस लेना, ओके। तो अभी एक एग्जांपल था, आपने देखा भी होगा कि यूट्यूब पे आपको कुछ एड शो होनी स्टार्ट हो जाती है, और आप फोकस करना कि आपने उसी से रिलेटेड कभी गूगल पे सर्च किया होगा या फिर कहीं और आपने सर्च किया होगा, तो उसी से रिलेटेड क्या होता है, आपको एड शो होने लग जाती है। वो किससे होता है, वो इसी से होता है, डेटा साइंस से, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं रेस्टोरेंट का। तो रेस्टोरेंट के ऑनर ने क्या किया, जो रेस्टोरेंट है बेसिकली बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा था, रेस्टोरेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने बहुत चीजें ट्राई की, बट क्या हुआ, वो लॉस में ही जाने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मुझे एक डेटा साइंटिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। मुझे ये देखना चाहिए कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे रेस्टोरेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो और मैं लॉस में ना जाऊं, मैं प्रॉफिट में जाऊं। तो एक रेस्टोरेंट के ऑनर ने क्या किया, अपने रेस्टोरेंट का जो डेटा है, जैसे कि
कौन सा कस्टमर किस टाइम पे आया, या फिर किसने कितने टाइम कितने समय पे कितने ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं रेस्टोरेंट में। तो हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक डेटा जो एंट्री है वो सारी इन्होंने शेयर कर दी एक डेटा साइंटिस्ट को। ठीक है, तो उस डेटा साइंटिस्ट ने क्या किया, उस डेटा साइंटिस्ट ने उस डेटा को रीड किया, उस डेटा को समझा, उस डेटा को पढ़ा, उस डेटा पे उसने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। उसने डेटा को क्या किया, रीड किया। उसने ये देखा, देखने के बाद उसको ये पता चला कि जो टाइमिंग है वो ज़्यादा डिपेंड कर रही है। कि मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, अगर हम बात करें 8 से 12 के टाइम पे कस्टमर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आफ्टरनून के टाइम पे, तो आफ्टरनून के टाइम पे क्या होता है, कस्टमर्स की जो लाइक काउंटिंग है वो थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन इवनिंग के टाइम पे कस्टमर्स जो हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन उनको अच्छे से क्या होता है ना, अच्छे से उनको टाइमिंग पे डिलीवरी नहीं मिल पाती। कोई अगर खाना ऑर्डर कर रहा है तो उनको अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाता है, या फिर टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, इतने कुक नहीं है वहाँ पे कि वो इतने सारे जो भी कस्टमर्स हैं उनको अच्छे से अच्छी क्वालिटी में खाना बना के दे सकें। तो ये सब जो है उस डेटा साइंटिस्ट ने उस डेटा में से रीड किया, उस डेटा में से ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली, और डेटा साइंटिस्ट उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर को उन्होंने डिसीजन दिया कि आपको जो भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उसको चेंज करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ योर रेस्टोरेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम क्यों बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू द टाइम इसलिए कि मॉर्निंग के टाइम पे भी अगर उतने एम्प्लॉय रहेंगे और आफ्टरनून के टाइम पे भी उतने ही है और इवनिंग के टाइम पे भी उतने ही है, तो फिर बेनिफिट कैसे हो पाएगा आपको। आपको ये करना चाहिए कि जो मॉर्निंग के टाइम पे आपके एम्प्लॉयज जो है बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि सब लोग बिजी होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, बहुत ही ज्यादा कम लोग प्रेफर करते हैं रेस्टोरेंट में जाना। ठीक है, तो 8 to 12 इस टाइमिंग पे आपके जो भी कस्टमर्स है वो कम विजिट करते हैं, तो आपको इस टाइम पे एम्प्लॉयज कम करने हैं, और इवनिंग के टाइम पे आपको एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब कि इंक्रीज करना है, ताकि सबको अच्छे से लाइक फूड डिलीवरी मिल सके, अच्छे से हर किसी को मतलब कि अच्छे से फूड मिल सके। तो ये डेटा साइंटिस्ट ने डिसीजन दिया एक कंपनी के ऑनर को। तो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के ऑनर, सॉरी, रेस्टोरेंट के ऑनर ने क्या किया, उस डिसीजन को अप्लाई किया, और फिर उस रेस्टोरेंट को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो ये बेनिफिट कैसे हुआ, ये बेनिफिट उसको इसलिए हुआ क्योंकि उसने डेटा साइंटिस्ट को अपना डेटा शेयर किया, और डेटा साइंटिस्ट ने उस डेटा पे वर्क किया, उस डेटा में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली, और उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बेस्ड पर डिसीजन लिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल है डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, डेटा साइंस क्या होता है। ओके, तो डेटा साइंस डेटा में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालता है, और उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर एक राइट डिसीजन लेता है, जिससे कि कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सके, एक राइट डायरेक्शन वो प्रोवाइड करा सकें। सो अब बात करते हैं, अभी हमने नॉर्मल थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन देख लिया, अब बात करते हैं डेटा। ठीक है, तो डेटा कैसे अप्लाई होगा, सबसे पहले जो डेटा है आपका लाइक कलेक्ट होगा, नेक्स्ट डेटा पे प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट डेटा को क्लीन करेंगे। डेटा को क्लीन करना क्यों जरूरी है, जैसे कि अगर आपने कभी भी अमेजोन ओपन किया, ठीक है, अमेजोन ओपन किया और अमेजोन में अगर आप लैपटॉप सर्च करना चाह रहे हैं और आपको लैपटॉप की जगह इमेजेस मोबाइल दिख रहे हैं, तो ये क्या है कि जो डेटा है लैपटॉप का वो क्लीन नहीं है। लैपटॉप की इमेजेस की जगह पे मोबाइल की इमेजेस है या फिर मोबाइल का डेटा है, तो ये क्या है, डेटा क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसको एनालाइज करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, देखते हैं कि कौन सा जो भी पैरामीटर है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है या फिर कौन सा जो वेरिएबल है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिदम्स अप्लाई होती हैं। अब ये एल्गोरिदम्स क्या है, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अप्लाई होती हैं इसमें। अब ये भी समझेंगे कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में क्या डिफरेंस होता है, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, सो एल्गोरिदम्स अप्लाई होंगी, एल्गोरिदम्स अप्लाई होने के बाद फिर इसको विजुलाइज करेंगे, एक डिसीजंस लेंगे, और कंपनी अपने आप को इस बेस्ड ऑफ डिसीजन पे इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट मॉड्यूल इज व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है, सो मशीन लर्निंग बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। अब ये क्या होता है, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, अगर हमने कोई भी मिस्टेक कर दी है अपने पास्ट में, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि वो मिस्टेक हम दोबारा उसको रिपीट ना करें,
अपने आप को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो भी बेस्ड ऑफ अगर हमारे सामने कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है जो कि हम पास्ट में कर चुके हैं, तो हम उसको दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सेम मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन के पास ऐसी एबिलिटी होती है जो कि वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से लर्न करती है और विदाउट ह्यूमन हेल्प वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है उसके ऊपर। ठीक है, मशीन लर्निंग पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपको मशीन लर्निंग पर ही आपको मतलब और अच्छे से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। सो व्हाट इज टाइप ऑफ मशीन लर्निंग? सो मशीन लर्निंग के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज अनसुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड इज सुपरवाइज लर्निंग। ओके, सो सुपरवाइज लर्निंग के भी टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड इन एल्गोरिथम्स के भी टाइप्स हैं। तो इनकी अच्छी से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वीडियो में, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सो सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली क्या होती है? सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, आपके पास इनपुट इंफॉर्मेशन और आउटपुट इंफॉर्मेशन दोनों ही अवेलेबल होती है। मतलब कि आपके पास पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल होता है, क्या करना है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब अवेलेबल होता है। बस आपको उस अवेलेबल डेटा पे वर्क करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं, अगर आपके कॉलेज में कोई सेमिनार है और सेमिनार में आपको क्या है, आने का टाइमिंग और जाने का टाइमिंग बता दिया, मतलब कि इतने टाइम पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी और इतने टाइम पे एंड हो जाएगी। तो ये क्या है, इनपुट इन्फॉर्मेशन भी पता है आपको, जाने आपको मतलब किस टाइम पे वो सेमिनार स्टार्ट होगा वो भी आपको पता है, और किस टाइम पे एंड होगा वो भी आपको पता है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको पता है इसमें, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, आपके पास इनपुट इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन आउटपुट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी गाइड अवेलेबल नहीं होता है, या फिर टीचर अवेलेबल नहीं होता है आपको कोई भी गाइडेंस देने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके कॉलेज में सेमिनार है और आपको इनपुट टाइमिंग पता है कि इस टाइम पे आपका सेमिनार स्टार्ट होगा, लेकिन आपको आउटपुट टाइमिंग नहीं पता है, मतलब इस टाइम पे आपका सेमिनार खत्म होगा, आउट वो आपके पास नहीं है। तो सेमिनार कितने भी देर लेट तक चल सकता है, कितने भी जल्दी फिनिश हो सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो इसमें क्या, ओनली इनपुट इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। नेक्स्ट सुपरवाइज लर्निंग का टाइप है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास डेटा है तो डेटा को आप या तो फिर यस और या तो फिर नो की फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रेन ट्यूमर डेटा है, तो ब्रेन ट्यूमर में ये देखना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है या नहीं, तो है या नहीं, यस और नो। अगर हमको इस टाइप में रिजल्ट चाहिए तो हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। रिग्रेशन का मतलब होता है अगर हमारे डेटा सेट में रिपीटेड वैल्यूज है, राइट, टू 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 सेम वैल्यू बहुत टाइम रिपीट हो रही है, और तो इस टाइप के डेटा में हम रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अनसुपरवाइज लर्निंग के भी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज क्लस्टरिंग, नेक्स्ट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। सो व्हाट इज क्लस्टरिंग? क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। अगर एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ बीसीए के हैं, कुछ बीटेक के हैं, कुछ एमटेक के हैं, तो टीचर जो है बेसिकली ये चाहता है कि पर्टिकुलर कोर्स के स्टूडेंट जो है अलग अलग खड़े हो जाएं, अलग अलग ग्रुप में साइड में खड़े हो जाएं, ताकि टीचर्स को पता चल सके कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स का है, कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स का है। तो अगर इस टाइप का हमको रिजल्ट चाहिए होगा, या फिर इस टाइप की अगर हमको ग्रुपिंग में डिवाइड करनी है, तो हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग यूज करते हैं। तो क्लस्टरिंग यूज होती है ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन में क्या होता है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को एक डायरेक्शन से देखते हैं, अगर आपको उस डायरेक्शन से वो क्लियर नहीं दिख पा रही है, तो आप अपने डायमेंशन या फिर आपकी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर आप कुछ ही और डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको शायद वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से वो क्लियर ऑब्जेक्ट दिख जाए। तो फिर क्या होता है इसमें, लाइक डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायमेंशन चेंज करते हैं, और एक कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन को चूज करते हैं, जिससे कि रिजल्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है और दिखाई देता है। ठीक है, सो इनके भी टाइप्स हैं जो कि आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मशीन लर्निंग की। सो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन का मतलब होता है कोई भी आपके पास इमेजेस का डेटा है, ठीक है, और उन इमेजेस में क्या है, ब्रेन ट्यूमर इमेजेस हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है, कुछ ऐसी इमेजेस हैं जिनमें ब्रेन ट्यूमर है, कुछ ऐसी इमेजेस हैं जिनमें ब्रेन ट्यूमर नहीं है। तो वही क्लासीफाई करना है कि किन में ब्रेन ट्यूमर है, कौन सी इमेजेस जो है ब्रेन ट्यूमर की है, कौन सी नहीं है।
तो ये प्रोजेक्ट के बारे में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की वीडियो में अवेलेबल है, वो देख सकते हैं आप। ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन भी देख सकते हैं आप। Amazon फूड रिव्यूज क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन यूजिंग स्मार्टफोन्स। ये बहुत ही बेस्ट लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, आप इन पे वर्क कर सकते हैं। कोडिंग सेक्शन, अब मैंने बोला था कि अगर आप डेटा साइंस अगर आप करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की या फिर किन किन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए सब, और नेक्स्ट आपको आर लैंग्वेज की नॉलेज। जरूरी नहीं है कि आपको आर लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, बट आर लैंग्वेज करने के बाद आप डेटा साइंस पढ़ सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप पाइथन सीखने के बाद पाइथन की नॉलेज आपको होनी चाहिए डेटा साइंस पे वर्क करने से पहले, ठीक है। टैबलू की नॉलेज होनी चाहिए। ये सब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको नॉलेज है इनकी तो आप डेटा साइंस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक की भी नॉलेज है तो भी आप डेटा साइंस पे वर्क कर सकते हैं, डेटा साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आप यूज कर सकते हैं कोडिंग के लिए। तो एनाकोंडा सॉफ्टवेयर है जो कि टोटली फ्री होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जुपिटर नोटबुक मिल जाता है जिसपे कि आप कोडिंग करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारे जो भी है प्लेटफॉर्म्स फ्रेमवर्क्स आपको देखने को मिलते हैं। जुपिटर नोटबुक आपको मिलता है, स्पाइडर, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो जुपिटर नोटबुक पे आप इसकी कोडिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा साइंस लाइब्रेरीज क्या क्या होती है। तो लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होता है, लाइब्रेरीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कोड होते हैं, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। इनका ओनली वर्ड यूज करने पर हम जो भी कोडिंग है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर सकते हैं। नंपाई लाइब्रेरी क्यों यूज होती है, नंपाई लाइब्रेरी मल्टी डायमेंशनल एरेज को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को रीड कर रहे हैं उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। साइकिट लर्न लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं अगर हमको कोई भी एल्गोरिथम्स परफॉर्म करना है, ठीक है। पांडास लाइब्रेरी अगर हमको डेटा सेट पे वर्क करना है, डेटा को इंपोर्ट करना है, रीड करना है, राइट करना है। मैटप्लॉटलिब हम यूज करते हैं ताकि हमको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम परफॉर्म कर सके। टेंसरफ्लो, केरास लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब लाइब्रेरीज हैं डेटा साइंस के अंदर। अब बात करते हैं जॉब्स इन डेटा साइंस फील्ड। अगर आपने डेटा साइंस पढ़ लिया, डेटा साइंस आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, अब आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, नेक्स्ट डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं, प्रोसेस ऑनर बन सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट क्या मतलब क्या होता है, देखिए, डेटा साइंटिस्ट का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को विजुअलाइज करना, एल्गोरिथम्स अप्लाई करना, और फिर परफेक्ट डिसीजन देना, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट का मतलब होता है कंपनी को प्रॉपर डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कराना, ठीक है। डेटा नहीं है तो डेटा भी आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि मशीन लर्निंग भी इसके अंदर आती है। तो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में क्या डिफरेंस होता है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, बेसिकली उसमें एल्गोरिथम्स हम अप्लाई करते हैं, उसमें डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को इंफॉर्मेशन गैदर करना, दैट इज नॉट वर्क ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते हैं जो कि डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, राइट। नेक्स्ट इज डेटा इंजीनियर। So data engineer basically build data driven platforms and apply the machine learning algorithms and data integration, ठीक है। विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट में क्या होता है, डेटा को विजुअलाइज करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से अप्लाई करते हैं ताकि हमको इनसाइट्स उसके पता चल सके, ठीक है। प्रोसेस ऑनर तो जो कि मैनेज करता है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैनेज करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है इसमें। नेक्स्ट इज एवरेज सैलरी पैकेज। तो एवरेज सैलरी पैकेज बेसिकली क्या है, अगर आप देखें इन इंडिया तो एवरेज सैलरी पैकेज जो है इसका 6,98,412 है इसका, एंड 5 लाख मिनिमम इसका जाते ही जाता है, 5 लाख पैकेज, ओके। अगर आपको 1 to 4 years का एक्सपीरियंस हो जाता है देन 6,10,811 ये आपका सैलरी पैकेज है। और अकॉर्डिंग टू जिप रिक्रूटर जो एनुअल सैलरी पैकेज है यूएस में वो बेसिकली $69,000 है, एंड मिड लेवल अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो $89,000 हो जाता है, ठीक है। नाउ अब कुछ टिप्स मेरी साइड से, अगर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट करियर अपना स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप डेटा साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक रोल चूज करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप कहीं से कोर्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना होगा, ठीक है।
आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है, उसमें अच्छे से वर्क करना है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे आप ज़्यादा वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। एंड अगर किसी को कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप डेफिनेटली कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।